बच्चों, हाय आई पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग पर्यावरण कक्षा 7 का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एवं एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाव में घटित होते हैं, उन्हें आंतर्जनिक बल मतलब एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है, उन्हें बहिर्जनिक बल मतलब एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में आपको बता रखा है। आंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। जैसे पृथ्वी की गतियाँ, आंतरिक बल और बहिर्जनिक बल। अब हम आंतरिक बल में आता है आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में आता है भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और पलट विरूपण बल में आता है पर्वत निर्माणकारी बल। अब बहिर्जनिक बल में आता है अपरदन और निक्षेपण, जैसे नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। ज्वालामुखी भूप्रपटि पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, जैसा कि आपको चित्र 3.2 में बता रखा है। एक ज्वालामुखी, जैसे एक ज्वालामुखी, इसमें दे रखा मैग्मा कोष्ठ, फिर मेंटल, पारपटी, लावा, वेंट, क्रेटर और गैस व राख। इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को हम भूकंप कहते हैं, जो कि चित्र 3.3 में बताया गया है। भूप्रपटि के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। क्या आप जानते हो, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, एक तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन
यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये भूकंप गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। इस चित्र 3.4 में आपको बता रखा है कि जब गुजरात में भूकंप आया था तो कैसे वहाँ पर विनाश हो गया था। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिनों बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचाने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइन, जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिसे भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है तो उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यह है भूकंप लेखी। इसका चित्र आपको बता रखा है। अब क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिए गया भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़े। इस घटना को क्रम अनुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। अब भूकंप से बचने की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य सतर्कताएं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 पराक्रम द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी के सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के दृश्य होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कहते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थानाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब नदी के कार्य।
नदी के जल में दृश्य भूमि को अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शेल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रपात बनाती है, जैसा कि आपको चित्र 3.5 में बताया गया है। कठोर शेल और जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृद शेल। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एलेन जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। अफ्रीका में ज़ाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लू नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितारिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संगम से डेल्टा का निर्माण होता है। अब डेल्टा, जैसे कि यह मुख्य नदी और वितरिका से बना है डेल्टा। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपरंत एवं निक्षेपण तट की स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्र तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय महराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। अब है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं।
अब पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे की कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शेल कहते हैं। पवन शेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शेल के आधार संकीर्ण एवं शिष्टवृत्तीय होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं, जो कि चित्र 3.10 में बता रखा है। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। धन्यवाद।